हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखी थी और बेसिक चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। होप सो, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेक्चर 1 आप जाके देख सकते हो। आज हम लेक्चर 2 में बात करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है या न्यूट्रॉन्स है, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स बात करें एटम्स के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, समझे, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, सबका हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले एटम्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जॉन डाल्टन एटॉमिक थियरी। तो कुछ इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं, जो पॉइंट है आपको याद रखने, लिखना स्टार्ट। आपके सामने मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं जो जॉन डाल्टन एटॉमिक थियरी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि इसमें पहले पॉइंट में बोला है, इसने क्या बोला है बेटा कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर। ये कहता है कि जो एटम है किसी भी मैटर का एक छोटा सा पार्टिकल है, समझे बेटा, और उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर ये कह रहा है कि एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट यू कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका कहने का मतलब ये है कि एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना उसको बेटा हम खत्म कर सकते हैं, बट हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बेटा। उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट बोला कि ऑल द एटम्स आर हार्ड एंड डेंस। जितने भी एटम्स होते हैं बेटा वो हार्ड होते हैं और डेंस होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके मैं 1000 टुकड़े भी करूं तो बेटा 1000 टुकड़े किसके रहेंगे? उसी एलिमेंट के रहेंगे। तो उनके सारे एटम्स भी क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को यूज करेंगे तो बेटा उनके एटम भी डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने सोडियम, आयरन को डिकम्पोज करोगे तो सोडियम के एटम भी मिलेंगे और आयरन के भी मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट है दोनों। लेकिन अगर सोडियम के मैंने 1000 टुकड़े किए तो बताइए बेटा सोडियम के 1000 एटम मिलेंगे और सबके सब आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि सारे पार्ट्स किसके हैं? सोडियम के हैं। समझे? अगला पॉइंट कह रहा है कि 20th सेंचुरी, जब 20 सेंचुरी आई बेटा, उसमें हमने एटम को फर्दर डिवाइड किया। और फर्दर किस में डिवाइड किया? उसके सब एटॉमिक पार्टिकल। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन मिले बेटा? आपका एक इलेक्ट्रॉन मिला, दूसरा क्या मिला? प्रोटॉन, और तीसरा क्या मिला आपका बेटा? न्यूट्रॉन। ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने कुछ पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल, है ना? तो लॉ ऑफ केमिकल पढ़ा होगा पहला। जैसे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये आपने मोल कंसेप्ट के अंदर कहीं ना कहीं डेफिनेशन के रूप में देखा होगा। कंजर्वेशन मास क्या कहता है बेटा कि आपका जितना मास एलिमेंट रिएक्टेंट में दिखाएंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर A प्लस B इक्वल टू AB बन रहा है तो बेटा अगर इन दोनों का 5 और 5 है तो इन दोनों का मिलकर 10 आना चाहिए। तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही अगर प्रोडक्ट का आ रहा है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये कह रहा है कि अगर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें कि आप एक एलिमेंट को किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कराए, लेकिन उसमें बी का एक दूसरा जो एलिमेंट है उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए और एक सिंपलेस्ट रेशियो को क्या करे बेटा? बियर करे। सेम ये भी ऐसे ही बताता है। समझे? तीनों का काम एक ही जैसा है लगभग बेटा। तो आप इसको जाके 11th क्लास का मोल कंसेप्ट का चैप्टर है, आप उसमें जाके इसको देख सकते हो। ठीक है बेटा। तो ये जॉन डाल्टन एटॉमिक थियरी के कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने अपने सजेशन दिए थे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो 20th सेंचुरी आई उसमें एटम को फर्दर डिवाइड किया गया और वो डिवाइड होने के बाद उससे कुछ पार्टिकल्स निकले जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हेडिंग डाली बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फटाफट इसको रफ कर देते हैं। हाँ बेटा, तो ये देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके सामने बेटा, इन पॉइंटों को देख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ बेटा। इसने बोला कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। फिर उसने बोला कि जो इस जे थॉमसन ने किसके ऊपर काम किया?
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा, देखो उसने क्या करा, ग्लास ट्यूब बनाई। क्या बनाई बेटा, ये ग्लास ट्यूब है, ये आपकी क्या है, ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर उसने कुछ गैस भरी। गैस भरने के बाद बेटा उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाई, एनोड और कैथोड। एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसमें गैस भरी और वैक्यूम पंप, बेटा इससे प्रेशर, जितने प्रेशर की हमें नीड है उतने प्रेशर का हमने इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये क्या करता है बेटा, जब इसके अंदर हम हाई वोल्टेज का करंट पास करते हैं, और हाई वोल्टेज का करंट कितना होता है, 10⁴ वोल्ट होता है, ठीक है। जब इसको अप्लाई करेंगे तो गैस क्या होगी बेटा, धीरे धीरे आयनाइज होने स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा बेटा, धीरे धीरे गैस क्या होगी, आयनाइज होगी। जब धीरे धीरे गैस आयनाइज होगी तो आयनाइज होने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है। हमने देखा कि गैस कंटिन्यूअसली जब हाई वोल्टेज का करंट पास कर रहे हैं आयनाइज होना स्टार्ट हो गई, और वो देख रहे हैं कि बार बार एनोड के ऊपर रिफ्लेक्शन दिखा रही है। और रिफ्लेक्शन दिखा क्यों रही है, क्योंकि हमने क्या लगाया इसमें, फ्लोरोसेंट मटेरियल। और फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, ZNS। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है बेटा, कभी आप रात को लंबी लॉन्ग ड्राइव करना तो आपकी जब लाइट किसी बैनर या बोर्ड पे पड़ती है तो उस पर लिखा होता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इतने किलोमीटर जाना है, लिखा होता है ना। लेकिन जब आप लाइट ऑफ करते हैं आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। जब उस पर लाइट पड़ती है रिफ्लेक्ट करता है तो आपको कुछ पता चलता है कि कोई सामने चीज़ है। या आपने देखा होगा कि आप कभी भी ब्रांडेड कपड़ा पहनते हो तो उसमें एडिडास, नाइके का लोगो लगा होता है। तुम देखना कि रात में जब चलोगे तो लोगो दूर से लाइट मारता है। यस, वो किसका बना होता है, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना होता है। किसका होता है बेटा, फ्लोरोसेंट। तो यहाँ से बार बार कोई चीज आ रही है और यहाँ पे आके चमक पैदा कर रही है, यहाँ से आ रही है चमक पैदा कर रही है। तब हमने दिमाग लगाया कि ऐसी कौन सी चीज आ रही है कि भाई यहाँ बार बार आके चमक पैदा कर रही है। तब देखा क्या बेटा, यहाँ पर कि हमारी कोई भी गैस है, अगर मेरे पास कोई भी गैस, एनी गैस, ए गैस, वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है बेटा, यहां से A+ में जाने के बाद वो एक अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है और आयनाइज कर रही है। बार बार क्या कर रही है बेटा, वो आयनाइज कर रही है। और जैसे हमें पता चला, क्यों भाई, कैसे पता चला आयनाइज, क्योंकि कैथोड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और एनोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो कोई चीज कैथोड से एनोड की ओर जा रही है, तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो भी चीज आ रही है उसके पास एक ऐसा चार्ज है जो इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब यहां से जो भी चीज निकल रही है वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकल रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है। और देखो कैसे आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, सीधा आ रहा है, टकरा रहा है और चमक पैदा कर रहा है, आ रहा है, टकरा रहा है। इसका मतलब क्या हो कि एनोड की तरफ कोई नेगेटिव चार्ज आ रही है। तो कैथोड रे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उससे कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल के आ रहे हैं, और बेटा उनको हमने क्या बोला, नेगाट्रॉन। और नेगाट्रॉन को फाइनली नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। क्या दिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब इसके डिस्कवरी से हम कुछ पॉइंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि कैथोड रे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि जब आपका यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन उस केस में आपका कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो हमें किसकी डायरेक्शन पता चल रही है, किसकी पता चल रही है बेटा, जो वहां से रेज निकल रही है, कैथोड रे निकल रही है। फिर कहता है कि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो यह कंफर्म हो जाएगा कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वो बिहेवियर जो कैथोड रे वो किसकी तरह बिहेव कर रही है बेटा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है, आफ्टर अप्लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उससे आपकी किसकी पता चल रही बेटा कि यहां से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। समझे। आगे क्या बोल सकते हैं कि कैथोड रे डोंट डिपेंड ऑन मटेरियल, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही आपका ये नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब आपने कैसी गैस ली, कौन सी गैस ली है, उससे कोई मतलब नहीं। आपने ट्यूब कैसी ली है
उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब बेटा याद रखना, अगर कोई भी चीज आयनाइज होती है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, और एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर हमेशा क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। इसलिए वो कभी भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और ना ही गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो चीज आयनाइज हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी तो सबके लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, नेचर सेम होगा। अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पर बी गैस ली, और बेटा ये क्या बनाएगा, बी प्लस, और देखो बताओ यहाँ भी क्या होगा बेटा, सेम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सी ले लो, सी का भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन किसी भी स्पीशीज में से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4 निकाल, सब 1 बाई 1 करके निकलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम पे +3 है, अगर तुमने उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब उसको आयनाइज करना चाहते हो, तो एल्यूमिनियम +3 में नहीं जाएगा, पहले एल्यूमिनियम +1 में जाएगा, फिर +2 में जाएगा, और फिर +3 में। और +3 में इसलिए जाता है क्योंकि स्टेबल होना चाहता है, हर आदमी स्टेबल होना चाहता है इस दुनिया में, इसलिए +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है, समझे बेटा। लेकिन वो छोड़ता है क्या, एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ऐसा नहीं कि एक साथ में 3 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बिहेवियर एक जैसा होगा। तो बताइए क्या वो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है या गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव पार्टिकल्स पे, और नेगेटिव पार्टिकल हमेशा सबके लिए सेम निकलते हैं। आगे ये कह रहा है कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा उसमें मैग्नीट्यूड चार्ज होगा पार्टिकल का, उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा। किसका? इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर उतना ही ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब यहां से बेटा मैं एक छोटी सी बात, अब हमने जो बेटा यहां से सारे पॉइंट सीख लिए बेटा, अब हम सीखेंगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कितना कितना होता है। तो बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, पहला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और क्या लिख सकते हैं बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ध्यान रखना बेटा, बोला नहीं, भूलोगे तो नहीं बेटा, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट इसमें आता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, बेटा ये चार्ज होता है, समझे। अब अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो कितना होगा, कितना होगा बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में E/mv बोलते हैं। 1.75 इंटू 10 की पावर 31 कितना आएगा बेटा, कूलम kg इनवर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? कितना आएगा, सॉरी 11, कितना आएगा बेटा, 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम kg इनवर्स, समझे बेटा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? एक एक्सपेरिमेंट था आर मिलिकन, या फिर हम बोल सकते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड, और इसको बेटा किसने एक्सप्लेन किया था, ऑयल ड्रॉप मेथड को, इस साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकता हूं, आर मिलिकन, ठीक है बेटा, आर मिलिकन एक साइंटिस्ट के नाम थे। इन्होंने ऑयल ड्रॉप मेथड किया था कि ऑयल ड्रॉप को बेटा क्या किया था, कंटिन्यूसली कंटेनर में लिया और उसमें एक्सरे लाइट को पास कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली 1 बाय 1 ड्रॉप क्या डाल रहे हैं बेटा, उसमें ऑयल की ड्रॉप डाल रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि आयनाइज हो रही है, और कंटिन्यूसली बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम ड्रॉप के लिए हमेशा जितनी भी ड्रॉप्स डाल रहे हैं सबके लिए बेटा कॉन्स्टेंटली निकल रहे हैं। तो तब वहां से डिफाइन किया गया कि भाई हम इसमें कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सभी ड्रॉप के लिए क्या आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है। तो वहां से पता चला कि भाई कोई चीज अगर यहाँ से निकल रही है तो सेम चार्ज के साथ निकल रही है, तब उसको आइडेंटिफाई किया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ऑयल ड्रॉप मेथड इसको बोलते हैं बेटा, ऑयल ड्रॉप मेथड, और आर मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिफाइन किया था। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेकिन मेन चीज क्या है कि भाई इसकी जो डिस्कवरी है कैथोड रे की किसने की, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने बात करने के बाद अपना एक एक्सपेरिमेंट बताया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑयल ड्रॉप में चार्ज की वैल्यू को बताया,
समझे, इलेक्ट्रॉन की बात इसने की थी और चार्ज की बात इसने की थी, और बाकी सारे पॉइंट्स आपके सामने बेटा लिखे हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैथोड रे हो गया हमारा, दूसरा हम बात करेंगे इसमें। हम अगला पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट इसको नोट कर लो। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हाँ बेटा देखो ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं बेटा, फटाफट डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये क्या कहता है बेटा, अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात करें बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ये बोला गया था कि जो इसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में, 1886 में इसकी डिस्कवरी की थी। अकॉर्डिंग टू, अब इसको कैसे डिफाइन किया गया बेटा प्रोटॉन को, अकॉर्डिंग टू एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम जो है आल्सो नोन एज कैनाल रेज। इसने भी सेम बेटा जस्ट रिवर्स करना है, जो आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसको रिवर्स कर दो, एनोड रे एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। तो मैंने इसका जस्ट रिवर्स किया। रिवर्स क्या किया बेटा, देखो अब इसमें जो आपका गैस है वो आयनाइज होके एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। जो मटेरियल तुम इसमें यूज कर रहे हो वो एनोड से किधर मूव कर रहा है, किससे बेटा, एनोड से कैथोड की ओर। और यहाँ पर मैंने एक परफोरेटेड प्लेट लगाई, मतलब जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे आप चाय छन्नी वगैरह यूज करते हो, ऐसी मैंने एक प्लेट लगाई। उससे देखा कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका ZnS, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा, ये ब्लैक कलर का ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो ये क्या करता है बेटा, जैसे ही यहाँ से आता है परफोरेटेड प्लेट से जैसे ही पास होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ से एनालिसिस किया गया कि भाई कोई यहाँ से पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है और वो निगेटिव की ओर मूव कर रही है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज यहाँ से निकल रही है उसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो निगेटिव चार्ज के पास न्यूट्रल होने के लिए आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसमें हाई वोल्टेज का करंट पास करते हैं, वही सेम उसका जस्ट रिवर्स करना है। एनोड रे, एनोड रे को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया इसका, प्रोटॉन। अगर हम बात करें दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और किस में ट्रेवल करते हैं, ये भी देखो जस्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और गैस के नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। देखो क्यों, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बेटा एग्जांपल से। ठीक है, मान के चलो मेरे पास कोई गैस है, गैसियस एलिमेंट ले लो, जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम गैस। अब बेटे कैसे आयनाइज होगा, Na+। बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, +1, और यहां से कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बेटा, ये 1। और मैंने यहां पर लिखा Mg गैसियस, ये फाइनली कितना चार्ज छोड़ेगा बेटा, +2, और 2 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 करके ये जहां पर रुकेगा। और तीसरा क्या आएगा, जैसे मैंने एल्यूमिनियम ले लिया गैस में, क्या ले लिया बेटा आपके पास, एल्यूमिनियम गैस, ये क्या बनाएगा, Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बेटा हर एलिमेंट अपना अलग अलग पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। अरे दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा बेटा, अरे दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा बेटा, ये सब एलिमेंट्स का अपना एक अलग अलग चार्ज आ रहा है। तो बताइए क्या ये इस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। ये इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हम बात करें बेटा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। समझे? तो बेटा इसके अलग प्रोटॉन होंगे, इसके अलग प्रोटॉन होंगे, इसके अलग प्रोटॉन होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए ये नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन गैस के अंदर अगर कैथोड रे में बात करते हैं तो उसमें जब भी कोई चीज आयनाइज होती है तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और सबके लिए इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा बेटा, तो चार्ज भी सेम होगा। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर जो चार्ज पॉजिटिव है ये बेटा इसमें प्रोटॉन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। जैसा गैस वैसा मटेरियल, और वैसा मटेरियल वैसे ही आपके यहाँ से क्या निकलेंगे? प्रोटॉन्स निकलेंगे बेटा। और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटॉन बोलेंगे। और इसको किसने एक्सप्लेन किया था? कैथोड रे या फिर कैनाल रे एक्सपेरिमेंट ने। समझे? और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है, इंपॉर्टेंट एक बात है बेटा, हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बेटा ग्राम में होता, और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ध्यान रखना बेटा, अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑफ
चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? अगर हम बात करें प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ये इसका चार्ज होगा। अगर मैं बात करूं बेटा E बाई एम, चार्ज बाई मास रेशियो, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? चार्ज बाई मास रेशियो। तो अगर चार्ज बाई मास रेशियो की बात करते हैं तो बेटा वो हमारा निकल के आता है चार्ज बाई मास रेशियो 9.57 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर देखो बेटा चार्ज कितना है माइनस के 19, मास कितना है 27, ये ऊपर जाएगा तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा बेटा? अगर केजी में निकालोगे तो केजी में यूनिट आएगी और ग्राम में निकालोगे तो ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर निकालना चाहो तो माइनस के 27 ऊपर जाएगा, प्लस का और ये कितना हो जाएगा बेटा 19, तो कितना हो जाएगा 14 में से 9 गए 5 और यहाँ पे कितना जाएगा 15, कितना जाएगा बेटा 15। अरे मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो सीधा अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 10 की पावर 7 चार्ज बाई या केजी इनवर्स। अगर डायरेक्ट सोल्व करके निकालोगे तो आपका ऐसे आएगा, जो भी ये वैल्यू छोटी निकलेगी तो उसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पर केजी। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें, अगर हम बात करने वाले हैं, ये हो गया ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1840 टाइम्स ज्यादा होता है ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, फटाफट इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे करते हैं बेटा इसमें हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चलो हेडिंग डालो बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अगर हम डिस्कवरी की बात करें बाय जेम्स चैडविक, ठीक है बेटा। इसने क्या किया? बम्बार्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम एटम, और देखा कि उस पे न्यूट्रॉन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखा तो बेटा जैसे इसने बेरिलियम लिया, बेरिलियम 4 मास इसका 9 होता है प्लस 2He हीलियम 4, इससे देखा C6H12 और यहाँ से N10, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रॉन। जैसे ही न्यूट्रॉन निकला, अब इस पे एक्सपेरिमेंट किया कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आया, कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। फिर इसमें बात करें बेटा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन देखा न्यूट्रल, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा उसके ऊपर, न्यूट्रल। और न्यूट्रल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 मान के चलेंगे। फिर हमने बात करा इसमें चार्ज ऑफ न्यूट्रल है ना, और E बाई चार्ज बाई मास रेशियो, ये भी कितना आएगा बेटा? 0। समझे? अब देखो इसको बेटा तीनों को वन शॉट कर लेते हैं। तीनों को आपको लिखना है यहाँ पर, क्योंकि पेपर में हमसे ये सब राग वाला नहीं पूछेगा, जो काम की चीज है वो हमसे पूछेगा। इसमें पूछेगा नंबर 1, अगर मैं यहाँ बात करूं बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
ठीक है बेटा। और इसको 3 कॉलम बना लो और तीनों कॉलम में बेटा इसके बारे में लिखना है। यहां पर लिखो बेटा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इसमें लिखो बेटा चार्ज, अच्छा एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आपका लिखो बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके बीच में कॉलम बना दो, ठीक है, ये कॉलम ऐसे बनेगा। अरे यार सब कुछ कर दो, बनाओ बेटा फटाफट, ये हो गया। यहाँ पे लिखो प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पे लिखो सब पार्टिकल्स, और यहाँ पर बात करेंगे बेटा इसके नीचे न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये बना, ठीक है बेटा। चार्ज के बाद यहाँ पे लिखेंगे मास, फिर यहाँ पे लिखेंगे चार्ज मास, और क्या निकाल सकते हैं बेटा E/m, चार्ज बाई मास रेशियो, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन को, एक्सपेरिमेंटल किसने डिफाइन किया था, अच्छा लास्ट में एक्सपेरिमेंट, उसके बाद यहाँ पे लिखो डिस्कवरी, डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है बेटा। चलो और कोई पॉइंट होगा बढ़ाना तो बढ़ा ले। एक्सपेरिमेंट कौन सा करते हैं बेटा इसमें, कैथोड रे, इसमें कौन सा किया बेटा एनोड रे, अरे सही है, इस पे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे, इस पे किया एनोड रे, इस पे क्या किया बेटा बम्बार्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद चार्ज, इसमें चार्ज कितना है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, इस पे कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, इस पे क्या आएगा बेटा 0, न्यूट्रल, अरे सही है, इसका क्या आएगा बेटा न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद अगर मास की बात करें तो बेटा इसका मास कितना आता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg, इसका कितना आता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg, बेटा kg में यूनिट लेके चल रहे हो तो kg में, अगर ग्राम में लेना चाहो तो ग्राम में भी ले सकते हो, ठीक है। इसका भी सिमिलर आता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg, ठीक है बेटा। चार्ज बाई मास के रेशियो की बात करें तो इसका आता है 1.75 इंटू 10 की पावर 11, क्या आता है बेटा ये कूलाम केजी इनवर्स, इसका आता है बेटा 9.35 इंटू 10 की पावर 7, कितना आता है 7 किलोग्राम इनवर्स, ये आता है बेटा, इसका क्या आता है 0, क्या आता है 0। इसकी डिस्कवरी किसने की बेटा, अगर हम बात करें डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी की थी बेटा जे थॉमसन ने, इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा गोल्डस्टीन ने, किसने की थी गोल्डस्टीन ने, और लास्ट वाले की किसने की थी बेटा जेम्स चैडविक ने, किसने की थी बेटा जेम्स चैडविक ने, ठीक है। इस तरीके से अगर बेटा हम इसके अंदर लास्ट, अब इसको ट्रिक में कैसे याद करेंगे, ये मेरे बेटा पूरी टेबल बनके तैयार हो गई, मुझे बस इतना याद रखना है और बाकी को सब जो पीछे वाली चीजें हैं वो आपको बस बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बेटा ये सब चीजें याद रख लेना, काम हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछ सकता है, इसमें बताइए क्या पूछ सकता है कि E बाई एम चार्ज बाई मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कौन आता है प्रोटॉन, और उसके पीछे कौन आता है न्यूट्रॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। इलेक्ट्रॉन उसके आगे कौन आता है, या फिर यहाँ लिख लो बेटा, अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, फटाफट नोट कीजिए इसको, मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा, ये रफ करके ऊपर लिख देता हूँ।
ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि बेटा इसमें क्या, आपसे पूछेगा कि बताइए चार्ज बाई मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। तो बेटा एक्सपेरिमेंटल आता है इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा आता है, इलेक्ट्रॉन के पीछे कौन आता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के पीछे आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो जीरो होता है वैसे भी। तो बेटा इन सबको कैलकुलेट करने के बाद देखा तो हमारा एक ये ऑर्डर आता है, याद रखना बेटा, भूल मत जाना, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। अगला पॉइंट आपसे पूछ सकता है ट्रिक और भी याद करने का, बेटा कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है, तो आप ऐसे याद कर लेना, ईंट, हिंदी में थोड़ा सा लिख रहा हूं, ईंट पग नाच, ये ट्रिक है बेटा। तो इसमें साइंटिस्ट का नाम भी याद कर सकते हो, सेकंडों में काम हो जाएगा। देखो कैसे, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, किसने डिस्कवरी की, थॉमसन ने। टा का मतलब थॉमसन, समझे बेटा। अगर हम पा की बात करें, प्रोटॉन। गा का मतलब गोल्डस्टीन, और ना का मतलब बात करें न्यूट्रॉन, और चा का मतलब बात करें जेम्स चैडविक। याद हो गया बेटा, आसान हो गया, बस सो सिंपल। अगर आपको ऐसे याद हो गया तो बेटा खेल खत्म हो गया। ये सारी चीजें बेटा हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए वन शॉट बना लिया है बेटा। आपको ये टेबल याद रखनी है और ये बातें याद रखनी है। आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है फुली आपका फिनिश हो चुका है बेटा। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, हम डिस्कस करेंगे बेटा लाइट के ऊपर, और लाइट का कैसा नेचर होता है, किस किस के साथ हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फटाफट यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।